उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो ज़्यादा होती है। जिन लोगों को जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। जो लोग बेकरी के आइटम्स बहुत सारी खाते हैं उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। जो लोग नान कढ़ाई खाने के बहुत शौकीन होते हैं, कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को कम होती है। जो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उन लोगों को कम होती है। जो लोग ना सब्ज़ियाँ और सलाद खाते हैं, जो लोग इसबगोल का छिलका अच्छी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे वो लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का मामला कम होता है। तो रमज़ान में यही प्रॉब्लम होती है कि हमने रोज़ा रखा होता है, सारा दिन हम पानी नहीं पी रहे होते, और फिर शाम को भी हम अगर फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ों के साथ हम कोई अफ्तार या ये सारा काम करेंगे तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने में काम करती हैं। तो बिल्कुल सर। कॉन्स्टिपेशन को जब बढ़ाएंगे तो फिर ये जो जितनी भी पखाने की जगह की जो बीमारियाँ हैं इन सब का मंबा पीछे से आता कॉन्स्टिपेशन से है। तो फिर हमें पैकेज में बीमारियां मिलनी शुरू हो जाती हैं कि एक ही मरीज़ के अंदर हमें बवासीर भी नज़र आ रही होती है, हमें फिसला भी नज़र आ रहा होता है, हमें फिशर भी नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल सर। सर एक और चीज़ भी आपने पिछली वीडियोज़ में ये भी बताया था, सॉरी मैं इसमें आपको ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने बताया था कि इसबगोल जो है ना वो छिलका जो है उसका वो खाना चाहिए। आजकल मैं भी यूज़ किया, मैंने भी इस पे प्रैक्टिकल रिसर्च की, तो उसके ना नीचे कुछ सूजी टाइप कुछ चीज़ें बच जाती हैं। तो इसबगोल का छिलका फिर कौन सा खाएँ, क्योंकि मिलावट वाली चीज़ें सारी मिल रही हैं। इसबगोल के छिलके मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह के अवेलेबल हैं, लेकिन एक जो डब्बे में आपको पैकेट में मार्केट से मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको खुला भी मिल जाता है। मेडिकेटेड भी मिलते हैं। मेडिकेटेड मेरा ख़्याल है कि कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, काम उसका वही होता है। तो वो आप कोई भी छिलका, लोगों को आजकल मैंने देखा कि लोग करशी का छिलका बड़ा रूटीन में उनका बड़ा ट्रस्ट है उसके ऊपर। तो छिलका तो मतलब आपको मार्केट में बहुत तरह के मिल जाते हैं, आपको लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। हमारी बात हो रही थी कि इलाज कैसे किया इलाज के जाता बारे है। में हम बात कर रहे आप थे। बिल्कुल सर। तो जैसे हमने आपसे बात की कि अलामात के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं ना, तो इसी तरह से हर जो इलाज है वो भी ग्रेड के हिसाब से होता है। तो ग्रेड 1 की जो बीमारी है जिसमें सिर्फ खून आ रहा है, तो इस बीमारी के अंदर सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब जो है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। तो मरीज़ आपके पास आउटडोर में आता है, वो उसने पहली बार खून देखा होता है तो वो बड़ा शदीद परेशान होता है कि ये पता नहीं क्या हो गया। तो ग्रेड 1 के अंदर हमें कोई किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपनी कब्ज़ को ठीक रखेंगे। वो जो ज़ख़म बन गया है पखाने वाली जगह पर जिससे खून निकल रहा है, तो उसको मज़ीद डैमेज होने से बचाना है। वो बचा पाएंगे आप जब पखाना नॉर्मल होगा, पखाना सख्त नहीं होगा, पखाना करते हुए ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो मज़ीद डैमेज ना हो और थोड़ा सा टाइम देंगे, 4 5 6 दिनों के अंदर ये ज़ख़म भर जाएगा। तो ये जो ब्लीडिंग है रुक जाएगी। ये ब्लीडिंग दोबारा फिर होगी जब हमारा पखाना सख्त होगा, पखाना करते हुए ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो फिर दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये इसी तरह से साइकिल्स चलते हैं लोगों के। आप जैसे ही बद परहेज़ी करते हैं, पखाना सख्त होता है, पखाना करते हुए ज़ोर लगाना पड़ता है, तो वो चोट लगती है पखाने वाली जगह पर उसको करते हुए और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये ग्रेड 1 के हेमरॉयड हैं जिसमें सिर्फ अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी, और उम्मीद यही भी रहती है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जो उसने कन्वर्जन होनी है उसका भी टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। ग्रेड 2 की जब बीमारी शुरू हो जाती है तो ग्रेड 2 की बीमारी के अंदर कोशिश ये की जाती है कि हम जो बवासीर के मौके हैं उसके ऊपर छल्ले चढ़ा दें। छल्ले जैसे ही चढ़ाते हैं तो छल्ले चढ़ाने के साथ ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बग़ैर बेहोशी के किया जा सकता है, और छल्ले चढ़ाने की वजह से जो बवासीर के मौके हैं वो डेड हो जाते हैं और डेड होके झड़ के गिर जाते हैं। तो इस तरह से ग्रेड 2 की बीमारी को उसका इलाज किया जाता है। ग्रेड 3 की बीमारी जिसमें बवासीर के मौके बाहर आते हैं और मरीज़ को ख़ुद हाथ के साथ करने पड़ते हैं, तो इस लेवल पे जाके ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए, और जल्द सोचना चाहिए, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेड 3 की बीमारी जो है वो किसी भी टाइम ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो सकती है। और ग्रेड 4 एक तकलीफ़ दे ग्रेड है, मरीज़ शदीद तकलीफ़ में होता है,
और ग्रेड 4 में फ़ौरन ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ग्रेड 4 में फिर हमें कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स हैं जिनके साथ चलना पड़ता है। बीमारी को ग्रेड 3 में कन्वर्ट करना है, जिसमें हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, और फिर ग्रेड 3 में ला के उसका ऑपरेशन करना है। तो बजाय ये कि हम ग्रेड 3 की बीमारी को ग्रेड 4 में कन्वर्ट करें और फिर महीना, 4 हफ्ते, 2 हफ्ते तकलीफ़ में गुजार के फिर ऑपरेशन की तरफ जाएं, तो उससे बेहतर है कि ग्रेड 3 के अंदर ही बीमारी का इलाज करें, उसका ऑपरेशन करवा लें। ऑपरेशन में हम जो है ये एक बेहोशी के साथ ये ऑपरेशन होता है, और हमें इस जगह पे जो बवासीर के मौके हैं हम उनको काट के उनको निकाल देते हैं। और ग्रेड 4 जैसे मैंने आपको बता दिया पहले कि ग्रेड 4 में हमें बर्फ़ की टकोर करने की ज़रूरत है, कुछ दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत है, कुछ पेन किलर्स दर्द की गोलियाँ देने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, इसका जो ग्रेड 4 है वो ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो जाए और फिर इसका ऑपरेशन किया जाए। इसलिए मैं दोबारा एक बात ये करना चाहूँगा कि जैसे ही ग्रेड 3 पे बीमारी पहुँचे तो उसको जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करवा लें, उसका ग्रेड 4 में जाने का इंतज़ार ना करें। ग्रेड 4 बहुत तकलीफ़ दह मरहला है, और तकलीफ़ के बाद भी करना फिर ऑपरेशन ही है, तो फिर आप ग्रेड 3 के अंदर ही उसको करवाएं और ग्रेड 4 का इंतज़ार ना करें। सर, ऑपरेशन तो हो गया, अब उसके बाद एहतियात क्या करें, घर में रहकर और हॉस्पिटल में रहकर? शिरानी, जो हेमोराइड्स के जो ऑपरेशन है ना, ये एक तकलीफ़ दह ऑपरेशन है। जब आप ऑपरेशन करते हैं तो मरीज़ को पखाने की जगह पे बहुत शदीद दर्द होती है। दर्द का ये अमल जो है मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ दौरानिए का होता है। नॉर्म ये है कि 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिनों में लोगों की दर्द बेहतर हो जाती है। और इस दर्द का इलाज इन 4, 5, 7 दिनों के अंदर इस दर्द का इलाज सिर्फ नीम गर्म पानी में बैठना है। आप नीम गर्म पानी में बैठें, 10 से 15 मिनट के लिए बैठें, दिन में 2 से 3 मरतबा बैठें, और अगर आप मैनेज कर सकते हों तो आप बेशक सारा दिन पानी में बैठे रहें, उसका नुकसान नहीं होगा, उसका फ़ायदा ही होगा। क्योंकि इस जगह की दर्द का इलाज नीम गर्म पानी में बैठने के अलावा किसी और चीज़ में नहीं है। दर्द की गोलियां उतना अच्छा असर नहीं करती जितना अच्छा असर जो है नीम गर्म पानी में बैठना करता है। दूसरी बात, इस बीमारी के अंदर हमारी एक सोसाइटी में एक जनरल ट्रेंड है कि ऑपरेशन हुआ हो तो अगले 3, 4 दिन, 5 दिन हम कहते हैं जी नरम ग़िज़ा खाएं, नरम ग़िज़ा खाएं। लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अगले दिन आपको रोटी खा लेनी चाहिए, इसबगोल का छिलका खाना चाहिए। हम समझते ये हैं कि जितनी जल्दी हम पखाना आ जाएगा उतना बेहतर होगा। अगर हम नरम ग़िज़ा खा रहे होंगे तो पखाना आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, और जब 2-3 दिनों के बाद पखाना आएगा तो वो सख्त पखाना होगा, और वो पखाना करते हुए ज़ख़म की मौजूदगी में मज़ीद दर्द होगी। तो पखाना रोज़ाना आए, पखाना नरम रहे, तो ये हमारा टारगेट है। इसलिए फ़ौरन अगले ही दिन रोटी खानी चाहिए, इसबगोल का छिलका खाना चाहिए, ताकि पखाना आ जाए, और पखाना आने से डरे ना। ये जितना आप रोकेंगे पखाने को उतना तकलीफ़ का अमल बढ़ता जाएगा। तो बाकी कुछ दवाइयाँ खाने की, एंटीबायोटिक्स 2-3 दिन की ज़रूरत होती है, कुछ दर्द की गोली भी साथ लें 1-2 दिनों के लिए, उसकी भी ज़रूरत होती है। और बाकी जो बंदे आप कम से कम हफ़्ता 10 दिन जो है अपनी वर्क प्लेस से ऑफ़ लें, वहाँ से छुट्टी लें, ताकि आप एक अपने इस ऑपरेशन की चीज़ों को ठीक करके फिर आप वापस जा सकते हो। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। जो लोग सवालात पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप डिस्क्रिप्शन में अपने सवालात पूछ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोज़ मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कैंसर के ऊपर। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम सैलानी और डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।